चलिए दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हमने अभी हाल ही में जनरल साइंस की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम जनरल साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी का पोर्शन हमने स्टार्ट किया है। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं आपसे, उन क्वेश्चनों को हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारी पिछली 6 क्लासें हमने कंप्लीट कर ली है, जिसके अंदर हमने करीबन 150 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। जो भी एग्जाम में हमें बायो से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी है, एसएससी है, एसएससी सीजीएल है, एमटीएस है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, रेलवे का कोई एग्ज़ाम है, या और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके जो भी हैं, जिनमें आपके लिए जनरल साइंस का वेटेज बहुत अच्छा रहता है, उन क्लासों के लिए उनके लिए आपको फ्री क्लासेज आपको यूट्यूब पर अवेलेबल कराई जा रही हैं। तो आप लोग अच्छे से इन क्लासों को कवर कीजिए। और हमारी जो पिछली 6 क्लासें हो गई हैं, उन क्लासों का जो भी लिंक है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा इनका आपको। और आज की क्लास में हम फिर से 50 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, यानी 150 से आगे के 200 क्वेश्चन, मतलब बोले तो 50 क्वेश्चन आपको आज की क्लास में फिर से मिलने वाले हैं। तो सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता है। तो इस कनावत एकेडमी पर हमने अभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जनरल साइंस को पोर्शन को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने केमिस्ट्री है, हमारा फिजिक्स है और बायोलॉजी है। इन सभी के आपको 1000 क्वेश्चन सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाना है, जिनका बेसिक सॉल्यूशन क्वेश्चनों का आपको प्रोवाइड कराना है हमारे द्वारा। ठीक है, तो बात करते हैं देखो क्वेश्चनों की, कि क्वेश्चनों का जो लेवल है हमारा, बड़ा अच्छा खासा क्वेश्चनों का पैटर्न हमें दे रखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है भाई, आंसर आप निकालिए। इनके 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं पहले क्वेश्चन के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों हैं। भाई ग्रंथियां हैं, भाई हमने सुना है ग्रंथियों से कुछ रासायनिक पदार्थों का स्त्रावण होता है। तो हमारे पास दो तरीके की ग्रंथियां हैं, एक को तो हम बोलते हैं क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और एक को बोलते हैं हम एक्जोक्राइन ग्लैंड। एक्जोक्राइन ग्लैंड यानी एंडोक्राइन यानी बोले तो बाह्य, एंडोक्राइन बोले अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक्जोक्राइन बोले तो बाह्य स्रावी ग्रंथि हमारे पास। और 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं इनमें से, कि यकृत है, पैंक्रियाज है, थाइमस है और थायराइड है। हमसे इस तरीके से 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। इनमें से हमें जवाब देना है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो हमारी दोनों अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों का क्या करती है, काम करती है। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अंतःस्रावी ग्रंथि की। तो अंतःस्रावी ग्रंथि हम उन ग्रंथियों को कहते हैं जिनके अंदर नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। नलिका विहीन, नलिका विहीन ग्रंथि, मतलब इनसे जो रासायनिक पदार्थ निकलने वाले हैं, वो रासायनिक पदार्थ बगैर नली के माध्यम से हमारे रक्त के अंदर मिला दिए जाते हैं। और जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां जो है ना, वो नलिका युक्त होती हैं। इनके अंदर नली पाई जाती है, डक्ट पाई जाती है नलिका युक्त, और उसके माध्यम से ये अपने इस रासायनिक पदार्थ को काय के अंदर मिला देती हैं भाई, ब्लड के अंदर मिला देती हैं। तो बात आती है कि हमारी जो एंडोक्राइन जो ग्रंथियां हैं, जिनको हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, उन अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले जो रासायनिक पदार्थ होते हैं ना, उनको हम कहते हैं क्या, हार्मोन। ये बात हमें याद रखना है, उनको हम बोलते हैं क्या, हार्मोन्स। और जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं हमारी, वो जो कि नलिका युक्त होती हैं, उन नलिका युक्त ग्रंथियों से, बाह्यस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला जो रासायनिक पदार्थ होता है ना, वो हमारा कहलाता है एंजाइम। ये बात आपको याद रखनी है, एंजाइम कहलाती है। तो इस तरीके से हार्मोन और एंजाइमों का जो उत्सर्जन होता है ना, वो किसके द्वारा होता है, ग्रंथियों के द्वारा। लेकिन हमारी इन 4 ऑप्शनों में से एक ग्रंथि ऐसी है, उस ग्रंथि को हम अंतःस्रावी भी कह देते हैं और बाह्यस्रावी भी कह देते हैं। मतलब वो ग्रंथि हमारी कहलाती है क्या, मिक्स्ड ग्रंथि, जिसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। वो हमारी है कौन सी भाई, अग्नाशय। अग्नाशय, अग्नाशय जिसे हम पैंक्रियाज कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 151 का आंसर हो जाएगा क्या, पैंक्रियाज। क्लियर। आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 52 152 कनाडे 52, जिसमें हमसे पूछा है कि डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है भाई, किसकी कमी से होता है? कि डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है। चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ग्लूकेगॉन की कमी से, इंसुलिन की कमी से, या थायरॉक्सिन की कमी से, या उक्त में से किसी के द्वारा ये नहीं होता है। ये चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं डायबिटीज इंसिपिडस। तो भाई डायबिटीज इंसिपिडस जो हमें दे रखा है ना, वो हमें होता है भाई किसकी कमी से? भाई इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। और इंसुलिन जो स्त्रावित होता है ना, वो हमारी अग्नाशय ग्रंथि, जिसे हम पैंक्रियाज कहते हैं, अग्नाशय, उससे स्त्रावित होता है भाई इंसुलिन। इंसुलिन और यदि हमारे शरीर में इसकी यदि इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमें डायबिटीज इंसिपिडस नामक क्या हो जाता है भाई? रोग हो जाता है। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का, इंसुलिन की कमी से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 153, जिसमें हमसे पूछा है 153 में कि रक्त में हार्मोन निम्नलिखित में किस तरह उपस्थित रहते हैं? रक्त में हार्मोन निम्नलिखित में किस तरह उपस्थित रहते हैं? क्या डिनर, पॉलीमर, मोनोमर, या उपरोक्त सभी तरीके से उपस्थित रह सकते हैं? ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं देखो इस क्वेश्चन की कि रक्त में जो हार्मोन होते हैं ना, वो हमारे डाइमर भी होते हैं, मोनोमर भी होते हैं, और पॉलीमर भी होते हैं, सभी प्रकार के तरीके से उपस्थित होते हैं। मतलब हार्मोन जो होते हैं ना, वो जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं हमारे पास, और ये हमें मोनोमर में एकलक इकाइयों के लिए रूप में, बहुलक इकाइयों के रूप में सभी तरीके से उपस्थित होते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो जाएगा ना, वो चला जाएगा उपरोक्त सभी। क्लियर? तो आंसर हमारा उपरोक्त सभी की तरह उपस्थित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है, जो गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं ना, जिनको हम कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स कहते हैं, जो गर्भ धारण को रोकने का क्या करती हैं भाई? काम करती हैं, उस समय पे इनका क्या किया जाता है? सेवन किया जाता है। तो इन गोलियों के अंदर कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं, रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जो कि गर्भ धारण को क्या करते हैं भाई? रोकते हैं। तो इनके अंदर कौन कौन से हार्मोन हमें देखने को मिलते हैं, उस बात को हमें याद रखना है। तो वो जो गर्भनिरोधक गोलियां जो होती हैं ना, वो पाई जाती हैं हमारी, उसके अंदर मिलेंगे हमें दो तरीके के हार्मोन। एक को हम कहते हैं एस्ट्रोजन, और एक को हम कहते हैं क्या? प्रोजेस्टेरॉन। तो ऐसा ऑप्शन हमें चार दे रखे हैं, चारों में से देखते हैं। एस्ट्रोजन, एफएसएस, प्रोजेस्टेरॉन, एलएचएस, एफएसएस, एलएसएच, या हम कहेंगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन हमें उन गोलियों के अंदर देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो हमारा जवाब हो जाएगा क्या? डी वाला, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पाए जाते हैं। अब ये हार्मोन जो है ना, मेल और फीमेल में अपना अलग अलग काम करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर अलग अलग जैविक क्रियाओं का क्या होता है? नियंत्रण होता है। क्लियर? तो 154 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 155 क्वेश्चन हमें दे रखा है, जिसमें हमसे पूछा है निम्न में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है? निम्न में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो द्विलिंगी जंतु की यदि हम बात करें, तो द्विलिंगी जंतु वो होता है जिसमें मेल और फीमेल एक ही जीव के शरीर पर होता है, एक ही व्यक्ति के अंदर मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। मतलब ऐसे जीव जंतु जिनके अंदर हमें मेल भी होगा और वही क्या होगा? फीमेल। मतलब मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही शरीर के अंदर मेल और फीमेल यदि हमें मिलता है, एक ही शरीर, तो हम उसे कह देते हैं क्या? द्विलिंगी जंतु कह देते हैं। तो इस ऐसा जंतु कौन सा है हमारा जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है? मधुमक्खी है, एस्केरिस है, जोंक है और मक्खी है। इस तरीके से हमें दे रखा है। तो ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं हमारे पास, जैसे कि केंचुआ भी है हमारे पास, जोंक भी है हमारे पास। इसके उदाहरण यदि हमें याद रखना है कि केंचुआ भी आपका एक कैसा जंतु है? केंचुआ द्विलिंगी होता है। जोंक भी आपका, जोंक जिसे हम लीच कहते हैं, लीच। ठीक है, आम भाषा में जिसको गोच भी, क्षेत्रीय भाषा में इसको गोच भी बोला जाता है। तो ये लीच हमारा जो है ना, ये भी कैसा होता है? हमारा द्विलिंगी जंतु होता है, जिसके अंदर मेल और फीमेल एक ही शरीर के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिल्वर फिश के बारे में हमसे पूछा गया है कि सिल्वर फिश एक है क्या? निडेरियन है, मछली है, या क्रस्टेशियन है, या फिर हमसे पूछा है कि कीट है। ठीक है ना, इस तरीके से पूछा गया है। तो भाई नाम तो उसका लिखा हुआ है कि सिल्वर फिश, लेकिन ये सिल्वर फिश फिश नहीं है भाई, मछली नहीं है भाई, मछली नहीं है। यह एक प्रकार का क्या होती है? कीट है भाई, इंसेक्ट है। ये क्या होता है भाई? एक इंसेक्ट होता है भाई। तो ये बात हमें याद रखना है।
इंसेक्ट सिल्वर फिश जिसका नाम रखा है वो एक क्या है, इंसेक्ट है, कीट है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा इसका, कीट हो जाएगा। क्लियर। 156 क्वेश्चन कंप्लीट आपका। अगला क्वेश्चन 157 हमसे पूछा है हाल ही में लुप्त पक्षी कौन सा है। चार ऑप्शन देखिए भाई, जवाब दीजिए कि आर्कियोप्टेरिस है, डोडो पक्षी है, आर्की ओराइनिस भी है और वोस्टर्ड भी है। हमारा ये चार ऑप्शन हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि हाल ही में लुप्त पक्षी कौन सा है भाई। तो अभी हाल ही में जो पक्षी विलुप्त हुआ आर्कियोप्टेरिक्स, तो हमारा सरीसृप और पक्षियों के बीच की संयोजक कड़ी कहलाता है, जो बहुत पहले इसका जीवाश्म हमें मिला है, जिसके आधार पर हमने इसको अध्ययन किया है। तो अभी हाल ही में हमारा जो डोडो पक्षी है, जिसको हम कहते हैं डोडो पक्षी, ये पक्षी हमारा जो है ना, ये कहलाता है हमारा अभी हाल ही में विलुप्त होने वाला पक्षी, जो कि अभी पाया जाता था। आपका कहाँ मिलता था, हमें मॉरिशस में देखने को मिलता था। मॉरिशस, मॉरिशस में पाया जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका भाई, डोडो पक्षी हो जाएगा। क्लियर। तो लुप्त पक्षी का नाम याद रखना है भाई सभी लोगों को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ना उड़ने वाला पक्षी कौन सा है भाई। एक ऐसे पक्षी का नाम बताना है जो फ्लाइंग नहीं कर सकता है, उड़ नहीं सकता है। ठीक है, तो देखते हैं भाई, ना उड़ने वाले पक्षियों में चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं, जैसे कि मोर दे रखा है भाई, उड़ सकता है, ईमू दे रखा है, हंस दे रखा है और बदख दे रखा है। इन पक्षियों में हमें नाम बताना है कि ऐसा पक्षी कौन सा है जो कि ना उड़ने वाला है। तो भाई इसका नाम हमें याद रखना है भाई, ईमू जो पक्षी होता है ना उड़ने वाला पक्षी कहलाता है भाई, ईमू। ठीक है, नाम याद रखना है। बाद बाकी का जो हमारा मोर है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इसका वैज्ञानिक नाम सभी को शायद पता होगा, पेवोक्रेस्टेसस होता है भाई। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पेवोक्रेस्टेसस। बाद बाकी का हमें डक दे रखा है और दूसरा हमें श्वान दे रखा है। ये सब उड़ने वाले पक्षी हैं, लेकिन ये दौड़ सकता है, ये उड़ नहीं सकता, लेकिन क्या कर सकता है, दौड़ सकता है, दौड़ सकता है। ठीक है भाई, ईमू। ठीक है, अगला बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कीटों का मुख्य लक्षण क्या है भाई। जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनका मुख्य लक्षण क्या है भाई। ठीक है, तो कीड़े मकोड़ों के अंदर यदि हम बात करें तो इनके अंदर क्या पाए जाते हैं भाई, उपांग पाए जाते हैं, तीन जोड़ी टांगें पाई जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कीटों का मुख्य लक्षण तीन जोड़ी टांगों का पाया जाना होता है। तीन जोड़ी टांगें पाई जाती हैं। तो भाई ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर का, जिसके अंदर हमें दे रखा है कि 3 पेयर लेग्स उनके अंदर पाई जाती हैं। ये कीटों का मुख्य लक्षण होता है। क्लियर। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर का, 159 का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है द्विनाम पद्धति। भाई जीव जंतुओं के और पेड़ पौधों के जब वैज्ञानिक नाम उनके लिखे गए, तो वैज्ञानिक नाम साइंटिफिक जो नेम होते हैं ना, वो द्विनाम पद्धति के अनुसार इनका जो वैज्ञानिक नाम जब भी किसी भी जीव जंतु का लिखा जाता था, वो वैज्ञानिक नाम दो भागों से मिलकर बना होता है उनका। इसके अंदर एक भाग जो होता है ना, वो उसकी जाति को बताता है, और दूसरा भाग जो होता है ना, वो उसके वंश को बताता है। तो इसलिए इस पद्धति का नाम क्या पड़ गया भाई, द्विनाम पद्धति पड़ गया। द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति बन गया। इसके जो जनक थे ना, वो थे हमारे द्विनाम पद्धति के जनक। उन्हें बोला जाता है, जो दी गई थी उसके द्वारा, कैरोलस लीनियस के द्वारा। कैरोलस लीनियस, आप लीनियस भी याद रख सकते हैं, लीनियस, इनके द्वारा इस द्विनाम पद्धति को दिया गया था। तो द्विनाम पद्धति के जनक हम कहते हैं डार्विन को नहीं, मेंडल को नहीं, लीनियस को नहीं, मेयर को, ना सॉरी लीनियस को। लीनियस को क्या बोला जाता है भाई, द्विनाम पद्धति का जनक बोला जाता है। तो 160 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा है स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। स्तनधारी का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। स्तनधारी बोले तो मैमल्स, मैमल्स, स्तनधारी, स्तनधारी मतलब मैमल्स, मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाकर जीवन यापन कराते हैं। दूध पिलाकर जीवन यापन कराने वाले जो जीव जंतु हैं ना, उन्हें हम कह देते हैं क्या, स्तनधारी कह देते हैं। जैसे मनुष्य भी एक स्तनधारी है, गाय भैंस कुत्ता बकरी भेड़ बिल्ली सुअर खरगोश, सब क्या है आपके स्तनधारी हैं, जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाकर जीवन यापन कराते हैं। तो चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं कि ऐसा महत्वपूर्ण लक्षण क्या है स्तनधारियों का, कि डायफ्राम पाया जाना, ठीक है, 4 चैम्बर, हृदय 4 कोष्ठी है इनका, हृदय जो होता है वो पाया जाना, दंत विन्यास पाया जाना, दांतों का विन्यास होता है, अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, या फिर पूछा है कि अत्यधिक विकसित मस्तिष्क इनके अंदर पाया जाता है। सबसे मेन लक्षण क्या है भाई, तो भाई अत्यधिक विकसित मस्तिष्क की बात ना करें तो हम सबसे मेन पॉइंट की बात यदि आती है हमारी, तो जो स्तनधारी होते हैं ना,
उनके अंदर हमारा जो हृदय जो होता है, हार्ट जो होता है ना, उसके अंदर कितने चैम्बर पाए जाते हैं भाई? 4 चैम्बर वाला हृदय पाया जाता है, 4 चैम्बर। यही मेन लक्षण है किसका? स्तनधारियों का। तो भाई आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा? 4 कोष्ठीय हृदय का पाया जाना, यही स्तनधारियों का मेन लक्षण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़िए भाई सभी लोग कि मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है? ऐसी कौन सी चीज है जिसकी पहचान हम मछली की करते हैं कि मछली के अंदर ऐसा क्या पाया जाता है जिसकी वजह से हम पहचान कर सकते हैं? क्या देखो, सबसे पहला दे रखा है कि ग्रशीय गिलों या जिसे फेरेंजियल गिल्स की कहते हैं। तो मछली के अंदर सांस लेने के लिए फेफड़ों की जगह पे क्या पाए जाते हैं? गिल्स, जिसकी वजह से वो आसानी से पानी के अंदर क्या ले लेती है? सांस। डर्मल सल्क पाए जाते हैं, यस बिल्कुल, मछली के शरीर पर सिल्क पाए जाते हैं। ठीक है, युग्मक पक्षों का यानी फिंग्स पाए जाते हैं, पेड़ में क्या पाई जाती हैं? फिंग्स पाई जाती है, ये भी मछलियों का लक्षण है। तो अगला ऑप्शन हमें दे रखा है क्या? उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर इसका चला जाएगा क्या? उपरोक्त सभी। ये सारी चीजें उस मछली के वर्ग के अंतर्गत पाई जाती हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भेल एक स्तनधारी है क्योंकि? भाई मैमल्स के बारे में हमसे पूछा है, स्तनधारी। और स्तनधारी जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि स्तनधारी वे जीव जंतु होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाकर जीवन यापन कराती हैं। और जस्ट अभी हमने स्तनधारियों का एक महत्वपूर्ण लक्षण पढ़ा था कि इनके अंदर 4 कोष्ठीय हृदय का पाया जाता है भाई। ठीक है, ये मेन इनका लक्षण है भाई। तो आंसर हम ढूंढते हैं, क्या दे रखा है 4 ऑप्शनों में? पहला ही ऑप्शन हमें दे रखा है 4 कोष्ठीय हृदय का पाया जाना, ये मेन लक्षण है किसका? स्तनधारियों का, याद रखना है। क्लियर बात? अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है उड़न मछली कौन सी है भाई? फ्लाइंग फिश, ऐसी कोई मछली का नाम बताओ जो क्या कर सकती है? उड़ सकती है, फ्लाइंग कर सकती है। जिसमें 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, एक्सोसिटस, एशिया, समुद्री घोड़ा, और अगला दे रखा है एसी पेंसर। एसी पेंसर समुद्री घोड़ा, इसका नाम आपको याद रखना है। इसको हिप्पो कैंपस भी बोलते हैं, एमिया है। बाकी के एसी पेंसर ये दे रखे हैं। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें एक मछली का नाम बताना है, एक फिश का नाम बताना है जो कैसी होती है भाई? उड़न मछली कहलाती है। हमारा जो समुद्री घोड़ा है जिसको हिप्पोकैम्पस कहते हैं, यही हमारा इसका जवाब होगा कि ये एक उड़ने वाली मछली है। बिल्कुल फ्लाइंग कर सकती है पानी से बाहर आके, फिर उसके बाद भी इसको पानी के अंदर तो रहना ही पड़ेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जीव विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी। भाई बायोलॉजी जो हमारा सेशन चल रहा है, बायोलॉजी का सेशन ही हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हमें देखने को मिला कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोला जाता है? तो भाई सभी को याद होगा, फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है किसको? एरिस्टोटल को, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही बायोलॉजी के बारे में हमें जानकारी दी। इससे ही हमने बायोलॉजी से सबसे पहले परिचित कराने वाले हमारे जो वैज्ञानिक है वो हमारे कौन थे? अरस्तु थे। क्लियर बात? तो फादर ऑफ बायोलॉजी हम बोलते हैं किसको? एरिस्टोटल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण, जो क्लासिफिकेशन है कि आधार इकाई क्या है? भाई वर्गीकरण का मतलब ये है कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। उन जीव जंतुओं को हमने अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया है, उनका नामकरण भी अलग अलग दे रखा है। एक समान लक्षण वाले जंतुओं को हमने, या पेड़ पौधों को हमने एक ही चीज में रख लिया, उसके लिए अलग से हमने संघ बना दिए, अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप बना दिए। ठीक है, उस आधार पर ये हम वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकरण जो करते हैं ना, उसके आधार पर इसकी मेन इकाई क्या होती है कि किसके आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं भाई? तो वर्गीकरण की जो मेन इकाई है ना भाई, सभी को याद रखना है, जिसे हम स्पीसीज कहते हैं, यानी जाति। ये इंपॉर्टेंट बात है, हमारा जाति, ये वर्गीकरण की महत्वपूर्ण इकाई कहलाती है। ठीक है, कि वर्गीकरण की मेन इकाई क्या है भाई? आधारभूत इकाई क्या है? तो ये है हमारी क्या? स्पीसीज। अब 2 ऑप्शनों में हमें दे रखा है भाई स्पीसीज। ठीक है, पहले ऑप्शन पे हमें दे रखा है जीनस, जीनस दे रखा है। दूसरे ऑप्शन पे स्पीसीज, तीसरे पे भी स्पीसीज हमें दे रखा है भाई। तो तीसरे पे इसकी जगह पे ऑप्शन पे आप लिखोगे क्या? यहाँ पे है वर्ग, जिन्हें हम कहते हैं क्या? ग्रुप। ग्रुप ये है। तो अगला है हमारा क्या? फाइलम। तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई फंडामेंटल यूनिट क्या कहलाती है? स्पीसीज कहलाती है। जिस तरीके से हम पढ़ते हैं ना, हमारी बॉडी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। उसी तरीके से हमारा जो क्लासिफिकेशन है, जिसके आधार पर हम उस क्लासिफिकेशन करते हैं, वो जाति के आधार पर। अलग अलग जातियां, जैसे मनुष्य की भी बहुत सारी जातियां हैं, हर जीव जंतु की अलग अलग प्रकार की क्या होती हैं? जातियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पढ़िए रुधिर। हमारा जो रक्त है, उस रक्त में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है भाई। हमारे शरीर के अंदर
विभिन्न प्रकार की गैसों का क्या होता है भाई, परिवहन होता है। और विभिन्न प्रकार की गैसों का परिवहन हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली किसके द्वारा होता है, ऑक्सीजन का भी परिवहन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन होगा। ये विभिन्न विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। इन सभी गैसों का जो हम परिवहन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है ना, वो होता है हमारे हीमोग्लोबिन के द्वारा, Hb के द्वारा। और हमारा जो CO2 है, उस गैस का जो परिवहन होता है ना, वो होता है किसके रूप में, बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। भाई ये बात आपको याद रखना है, बाइकार्बोनेट आयंस, आयंस के फॉर्म में होता है, कार्बन के बाइकार्बोनेट्स के रूप में। अब ऑक्सीजन हमें बाहर से लेना पड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हमें बाहर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा होता है, निर्माण श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप, और ऑक्सीजन हम शरीर के अंदर क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो इन गैसों का विभिन्न प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर जो परिवहन होता है वो अलग अलग प्रकार के पदार्थों, जैसे ऑक्सीजन का परिवहन होने वाला है हीमोग्लोबिन के द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है किसके द्वारा, बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। तो हमारा जवाब इसका हो जाएगा क्या, डी वाला, बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ जाता है रुधिर स्कंदन। भाई रुधिर, जिसे हम कहते हैं रक्त का थक्का बनना, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमना। तो अक्सर हमने देखा होगा कि भाई हमारे यहाँ जब चोट लगती है तो कुछ समय बाद जहाँ चोट लगती है वहाँ से ब्लड निकलता है, और ब्लड निकलने के थोड़े समय बाद वहाँ से ब्लड क्या हो जाता है भाई, निकलना बंद हो जाता है। इसे हम कहते हैं क्या, ब्लड क्लॉट हो गया है भाई। तो ब्लड क्लॉट करने के लिए हमारे लिए बहुत सारे पदार्थों की आवश्यकता होती है। वो पदार्थ हमारी ही बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, वहाँ पर उन पदार्थों का सीक्रेशन होता है, उस वजह से वहाँ से रक्त का निकलना क्या हो जाता है, बंद। दूसरी हम बात करें कि जिस जगह पे हमारे यहाँ चोट लगती है वहाँ पर हमारी जो कोशिकाएं हैं ना, 3 तरीके की कोशिकाएं हैं रक्त के अंदर, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। तो प्लेटलेट्स जो होती है ना, वो जालनुमा संरचना का वहाँ पर क्या कर लेती हैं भाई, निर्माण कर लेती हैं। उस जालनुमा संरचना में से फिर आरबीसी हमारी निकल नहीं पाती, और वहाँ पर रक्त का क्या बन जाता है, थक्का। और रक्त का थक्का बनाने के लिए हमारे पास लगभग 13 प्रकार के कारकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, तब जाके हमारे रक्त का क्लॉट होता है, जो कि एक जटिल प्रक्रिया है। लेकिन 4 ऑप्शनों में हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा तत्व आवश्यक है, क्या सोडियम आयन है, कैल्शियम आयन है, पोटेशियम आयन है, क्या क्लोरीन आयन है। तो भाई हमारा जो जवाब होगा ना, वो होगा कैल्शियम आयन भाई, CA, कैल्शियम आयन, जो कि रक्त स्तंभन के लिए क्या होता है भाई, बहुत आवश्यक होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, कि शरीर में फास्फोरस पाया जाता है भाई, फास्फोरस का सिंबल क्या होता है भाई, पी फॉर फास्फोरस। ये जो फास्फोरस है हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है भाई, किस रूप में हमें शरीर के अंदर कहाँ मिलेगा भाई, कहाँ कहाँ शरीर के अंदर मिलने वाला है फास्फोरस। तो फास्फोरस हमें, जैसे कैल्शियम है और फास्फोरस है, वो हमारी हड्डियाँ हैं उनके अंदर भी देखने को मिलेगा, दांतों के अंदर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हड्डी और दांतों सभी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, फास्फोरस देखने को मिलेगा। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास सी नंबर का दे रखा है कि अस्थि तथा दांतों में हमारा क्या पाया जाता है भाई, फास्फोरस पाया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन 170, जिसमें आपसे पूछा है कि मानव के लाल रुधिर कणों, जिसे हम बोलते हैं आरबीसी, का जीवन काल कितना होता है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन हमें दे रखा है। आरबीसी का जीवन काल, भाई सभी लोग जवाब दीजिए, 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है भाई। और कोई पूछे आपसे कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है भाई, तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो होता है ना, वो 5 से 8 दिन होता है। इतना ही हमारी जो प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं उनका भी लगभग इतना ही होता है, 5 से 8 दिन। तो सबसे ज़्यादा जीवन काल हमें देखने को मिला वो किसका होता है भाई, हमारी आरबीसी का। भाई 200, 150, 180, 200, 120, तो 120 दिन हमारा क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन 171, कि शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है भाई। अलग अलग शरीर के अंदर मसल्स पाई जाती हैं, हमने नाम भी सुना है, ऐच्छिक पेशियां हैं, अनैच्छिक पेशियां हैं, ठीक, जिन्हें हम हृदय पेशी भी कहते हैं, जो कि हमारी कभी ना थकने वाली मांसपेशियां कहलाती हैं। ठीक है, कभी ना थकने वाली मांसपेशियां कौन सी हैं भाई, हमारी हृदय पेशी कहलाती हैं, हृदय के अंदर पाई जाती है। तो लेकिन फिर भी हमसे पूछा गया है कि हमारी जो सबसे मजबूत जो बलशाली पेशियां हैं वो काय के अंदर हमें देखने को मिलेंगी, क्या भुजा के अंदर, जांग के अंदर, क्या जबड़े में, या हृदय के अंदर। ऐसा हमें क्वेश्चनों में दे रखा है भाई। तो जवाब दीजिए सब लोग अपने अपने, क्या शरीर में सबसे अधिक बलशाली पेशी पाई जाती है, कहाँ पर देखने को मिलेगी, हमें तो ये मिलेगी हमें काय के अंदर, अपने जबड़े के अंदर भाई। तो जवाब क्या हो जाएगा भाई, सबसे बलशाली पेशी, पावरफुल पेशी काय के अंदर देखने को मिलेगी हमें
जबड़े के अंदर। क्लियर? तो जवाब हमारा सी नंबर का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है बाह्य कण का कठोर लचीला भाग बना होता है भाई। बाह्य कण का जो लचीला कठोर भाग जो होता है ना, वो किसका बना होता है? जिसे हम पिन्ना कहते हैं भाई। पिन्ना, बाह्य कण बोले तो पिन्ना। कान तो अंदर है भाई। जो मशीन है वो जिसके अंदर 3 हड्डियां हमें देखने को मिलने वाली हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। ये 3 हड्डियां कान के अंदर पाई जाती हैं, जिनमें से जो स्टेपीज है ना, वो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहलाती है भाई। ये भी सबको याद होगा, सबसे छोटी हड्डी काय के अंदर पाई जाती है भाई? कान के अंदर पाई जाती है। तो हमारा जो पिन्ना है, वो पिन्ना बना होता है किसका? उपास्थि का। उपास्थि, उपास्थि जिसे हम कहते हैं क्या? कार्टिलेज। कार्टिलेज जो कि कैसी होती है? मुलायम होती हैं, लचीली होती हैं। हमारी जो बोन होती है ना, बोन हार्ड होती है, मजबूत होती है, कठोर होती है। लेकिन जो उपास्थियां होती हैं ना, वो कैसी होती हैं? मुलायम होती हैं। तो पिन्ना हमारा जो है ना, वो फ्लेक्सिबल है, मुलायम है। तो उसके अंदर जो पाई जाती है मुलायम की वजह से, कठोर और लचीलापन जो भाग बना होता है, वो काय का बना होता है? बाह्य कण का। वो हमारा बना होता है काय का? उपास्थि का। तो हमारा जवाब हो जाएगा क्या? उपास्थि। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसने हमसे पूछा है कि मानव के रक्त की सामान्य पीएच मान क्या होती है भाई? पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन, एक तरीके से हम बोला जाता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को ही ज्ञात करना क्या कहलाता है? पीएच मान। और इसी पीएच मान के आधार पर हम किसी भी पदार्थ की एसिडिटी यानी बोले तो अम्लीयता और बेसिसिटी, अम्लीयता और क्षारीयता ज्ञात करते हैं भाई। ये बात भी आपको याद रखना है। इसके लिए हमने एक पीएच स्केल पढ़ा हुआ है। यदि पीएच स्केल में से मान यदि हमें 7 से कम मिलता है तो वो पदार्थ हमारा अम्लीय होगा, और यदि पीएच मान हमें 7 से ज़्यादा मिलता है तो वो पदार्थ हमारा क्या होगा? क्षारीय। और यदि किसी पदार्थ का पीएच मान हमें मिलता है कितना? 7, तो वो पदार्थ हमारा कहलाता है क्या? उदासीन कहलाता है। और हमसे पूछा है कि हमारा जो रक्त है, हमारा जो ब्लड है, उस ब्लड का पीएच मान कितना होता है भाई? सभी लोगों को ये याद रखना है भाई। ब्लड का पीएच मान होता है 7.4, जिसको हम कहेंगे ये हल्का कैसा होता है भाई? क्षारीय होता है। इसलिए कभी हमने रक्त को यदि टेस्ट किया हो तो उसका स्वाद हल्का खारापन देखने को हमें मिलता है। क्लियर? तो जवाब हो जाएगा हमारा ए नंबर का क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 174, जिसमें हमसे पूछा है 174 के अंदर कि अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव रुकता नहीं है, अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव मतलब ब्लीडिंग हो गई, कहीं पर चोट लग गई है, रुकता नहीं है, तो इसका कारण निम्न में से किसी एक में दोष या डिफेक्ट होता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। ऐसी क्या कमी है उसके अंदर हो गई है जिसकी वजह से मान लो किसी व्यक्ति के यहाँ चोट भी लग गई है और अधिक समय तक वहाँ पर क्या निकल रहा है भाई? ब्लीडिंग हो रही है। उसके पीछे एक कारण हमें 4 ऑप्शनों में से बताना है। तो भाई हमने पढ़ा था कि हमारे रक्त के अंदर 3 तरीके की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें से एक है हमारी क्या? आरबीसी। ठीक है? एक है हमारी क्या? आरबीसी, दूसरी है हमारी डब्ल्यूबीसी, और तीसरी हमारी जिसे हम कहते हैं क्या? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। ठीक है? प्लेटलेट्स को हम एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम थ्रम्बोसाइट भी कहते हैं भाई। थ्रम्बोसाइट, थ्रम्बोसाइट भी इसको बोला जाता है। कि 3 तरीके की कोशिकाएं हमें हमारे रक्त के अंदर देखने को मिलती हैं। तो इनमें से हमारी जो प्लेटलेट्स है, थ्रम्बोसाइट हैं, ये हमारी क्या? धागेनुमा ऐसी संरचनाएं वाली कोशिकाएं होती हैं, लंबी लंबी कोशिकाएं। और जिस जगह पे हमें चोट लगी हुई है वहाँ पर ये निकल के ब्लड के अंदर से और वहीं पे जाके इकट्ठी हो जाती हैं, जिससे हमारी जो आरबीसी है और डब्ल्यूबीसी है, वो निकलना वहाँ से क्या हो जाती है? बंद। और हमारा रक्त निकलना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो भाई पहला ऑप्शन था हमारा आरबीसी है, रुधिर प्लाज्मा है, या बिम्बाणु है। यस, इसी का नाम है थ्रम्बोसाइट, जिसे हम क्या कहते हैं? बिम्बाणु कहते हैं। क्लियर? तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? बिम्बाणु, या जिसे हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं। यही वो कोशिका है जब डेंगू की बीमारी जो होती है ना, उस बीमारी के अंदर हमारी ये नहीं प्लेटलेट्सों की संख्या क्या हो जाती है? कम। जो कि नॉर्मल रूप से यदि हम बात करें तो ये लगभग हमारे शरीर के अंदर 1.5 लाख से 4 लाख के आसपास पाई जाती हैं। इतनी हमारे शरीर के अंदर ये पाई जाती हैं। हमारा शरीर इनको बहुत फास्ट ही क्या कर लेता है? रिकवर कर लेता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है
175 रुधिर दाब का नियंत्रण करता है भाई। हमारे बॉडी के अंदर रुधिर दाब है, जो ब्लड प्रेशर है, जिसे हम क्या कहते हैं, बीपी, ब्लड प्रेशर जो हमें दे रखा है, उसको कंट्रोल करने वाला भाग कौन सा है भाई हमारा? तो जो हमारी जो ग्रंथि है, जिसको हमने बोला है एड्रीनल ग्रंथि, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, एड्रीनल, याद रखना है भाई, एड्रीनल, ये ग्रंथि। और ये हमें देखने को मिलेगी कहाँ भाई? हमारी किडनी, किडनी पर, जिसे हम ब्रक कहते हैं, ब्रक, उसके अंदर हमें ये देखने को मिलेगी। ठीक है, और यही है, इसी के अंदर और भी कई प्रकार के हमारे हार्मोन्स पाए जाते हैं, देखने को मिलते हैं, जो हमारे उत्तेजक हार्मोन कहलाते हैं। क्लियर बात? तो हमारा जवाब हो जाएगा क्या? एड्रिनल ग्रंथि। थाइमस नहीं होगा, थायराइड नहीं होगा, और कॉर्पस लुटियम नहीं। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक है भाई। अभी अभी पढ़ा था क्लॉट बनने के लिए, क्लॉटिंग के लिए, जब हमारी बॉडी में कहीं चोट लग जाती है तो उस समय पर हमारी बॉडी से ब्लीडिंग होने लगती है, खून निकलने लगता है, और वो खून कुछ समय बाद क्या हो जाता है भाई? निकलना वहां से क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ऐसे हमें दे रखा है भाई। चार ऑप्शनों की हम बात करते हैं। पहला ऑप्शन हमें इसके अंदर दे रखा है क्या? रुधिर थक्का क्लॉट जमने के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा क्या? सोडियम। ऑप्शन गलत हो गए हैं, सोडियम, दोबारा से लिख रहा हूँ। पहला ऑप्शन है सोडियम, और दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है पोटेशियम, पोटेशियम, और तीसरा ऑप्शन हमें दे रखा है कैल्शियम, कैल्शियम, और चौथा ऑप्शन है हमारा क्या? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ये चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो रुधिर का थक्का बनने के लिए हमने अभी पढ़ा था, क्लॉट के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है हमें क्या? कैल्शियम, जिसका सिंबल क्या होता है? सी। तो ये हमारा जवाब हो जाएगा क्या? 3 नंबर का सी वाला जवाब, कैल्शियम। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है भाई। रक्त के प्लाज्मा के अंदर सबसे अधिक मात्रा में क्या चीज पाई जाती है? ऐसा हमसे पूछा है। क्या जल है, हार्मोन है, क्या एंटीबॉडी है, क्या लिम्फ है भाई? ऐसा हमसे पूछा गया है। तो रक्त का जो प्लाज्मा है भाई, रक्त के भी दो भाग हैं भाई, एक लिक्विड भाग है हमारा, एक सॉलिड भाग है। सॉलिड भाग के अंदर हमारी आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, ये सेल हैं, और कुछ खनिज पदार्थ भी हमारी इस बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। बाद बाकी का लिक्विड पार्ट जो है ना, वो अपना क्या कहलाता है? इन सेलों को हटा दिया जाए तो वो भाग अपना क्या कहलाता है? द्रवीय पदार्थ क्या कहलाएगा? हमारा प्लाज्मा कहलाता है। तो प्लाज्मा के अंदर क्या मिलेगा सबसे ज्यादा मात्रा में? प्लाज्मा के अंदर हमें सबसे ज्यादा मात्रा में मिलेगा क्या? जल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन 178, जिसमें हमसे पूछा है, रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है। रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है, एंटी कोगुलेंट पदार्थ क्या होता है? देखो, अक्सर आपने सुना होगा कि जैसे ही रक्त हमारी बॉडी के शरीर से बाहर निकलता है तो तुरंत जम जाता है, और जब हमारे शरीर के अंदर रक्त रखा हुआ है ना, तो जमता नहीं है। शरीर में रक्त, शरीर में जमता नहीं है, और जैसे ही रक्त हमारे शरीर से कहाँ निकलता है? बाहर, और वैसे ही वो वातावरण के संपर्क में आया तो कुछ मिनट बाद वो रक्त क्या हो जाता है भाई? जम जाता है, जम जाता है। तो ऐसा उसके अंदर कोई पदार्थ पाया जाता होगा जिसकी वजह से रक्त क्या हो जाता है? जम जाता है। तो अब हम कह रहे हैं कि एंटी स्कंदन, एंटी स्कंदन का मतलब होता है जमने से रोकना भाई। रक्त को जमने से क्या करना है भाई? रोकना है। हमें हमारे शरीर के बाहर भी रक्त को जमने से क्या करना है भाई? रोकना है। इसी उन्हीं पदार्थों को हम क्या देते हैं? क्या? एंटी कोगुलेंट पदार्थ कह देते हैं, एंटी कोगुलेंट पदार्थ कह देते हैं। तो उस पदार्थ का हमें नाम याद रखना है कि वो कौन सा पदार्थ है जो एंटी कोगुलेंट के रूप में हमारे शरीर के अंदर उपयोग किया जाता है। तो वो है हमारा सोडियम ऑक्जेलेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्जेलेट। बी नंबर का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसका? सही। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 179 क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। तो अभी जिन लोगों ने अभी तक क्लास को नहीं ज्वाइन किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों ने अभी तक, वो लोग अपने सबसे पहले तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको पिछली क्लासें जो भी दे रखी हैं इसकी, वो सारी क्लासें आपको अवेलेबल हो जाएंगी, और साथ में आपको आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन भी समय पे मिलते रहेंगे। आगे आने वाले समय में हम क्वेश्चनों का और भी टारगेट बढ़ाने वाले हैं, जिसके अंदर हमें बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को एक साथ ही मिलने वाले हैं। क्लियर? तो आज की सीरीज जो अपनी चल रही है ना,
उस सीरीज के अंदर हमने 150 क्वेश्चन से लेके 200 क्वेश्चनों तक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। तो आज हम आपको 50 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं, जिसके अंदर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। और भाई सभी लोग अधिक ईमानदारी से वास्तव में रियल में जनरल साइंस की स्टडी कर रहे हैं, तो वो लोग बिल्कुल अच्छे से इनकी स्टडी कीजिए और एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, देखो भाई, बात करते हैं अपन किसकी भाई, कि शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है भाई। तो सभी के दिमाग में पहली बात आती है कि भाई ये ऊतक है क्या। सबसे पहले तो हम ये बात करें, तो भाई ऊतक क्या है भाई। ऊतक कुछ नहीं है भाई, कोशिकाओं का एक समूह है, सेल का ग्रुप, समूह, कोशिका का समूह, ग्रुप ऑफ सेल। और सेल क्या है फिर भाई हमारी, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका ये क्या है भाई, हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, यूनिट ऑफ लाइफ जिसे हम कह देते हैं सेल। तो बहुत सारी सेलों का समूह क्या कहलाता है भाई, ऊतक को। बहुत सारे ऊतक जब मिल जाते हैं ना, तो निर्माण करते हैं काय का, अंग का। और बहुत सारे अंग मिलकर निर्माण करते हैं किसका, अंग तंत्र का। और इन्हीं अंग तंत्रों से मिलकर निर्माण होता है किसका, शरीर का। तो इस तरीके से किसी भी जीव जंतु का क्या होता है, निर्माण होता है। तो हमसे पूछा गया है कि हमारे शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है। तो ऊतक भी अलग अलग प्रकार के हैं, संयोजी ऊतक है, तंत्र का ऊतक है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, पेशीय ऊतक है, उपकला ऊतक है हमारे पास। तो बहुत सारे ऊतक हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। तो इनमें से हमसे पूछा गया है कि सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है। तो हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला है कौन सा, संयोजी ऊतक, जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो जवाब हमारा क्या हो जाएगा भाई इसका, ए नंबर का। क्लियर, आगे बढ़ते हैं 180 क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे पूछा है मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को एनाफिलिस में सर्वप्रथम खोजा गया था। मतलब हमसे ये बात पूछी जा रही है कि हमारे शरीर के अंदर जो मलेरिया है, उस मलेरिया परजीवी की खोज किसके द्वारा की गई थी। भाई हमें पता है कि मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया, जिसका नाम है, कौन सा मच्छर है जिसके काटने से मलेरिया होता है, उसका नाम है मादा एनाफिलिस। इस मच्छर के काटने से क्या होता है भाई, मादा मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। एक बात तो ये क्लियर हो गई, ठीक है। और इस मादा एनाफिलीज के अंदर जो हमें बीमारी है, मलेरिया फैलाने वाला ही है, उसका एक वाहक उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो इसकी खोज करने वाले जो सबसे पहले वैज्ञानिक जो थे, वो कौन थे, वो हमसे पूछा जाता है। तो उनका नाम है सर रोनाल्ड रॉस। भाई नाम याद रखना है भाई सभी लोगों को, सर रोनाल्ड रॉस। रॉस ये इन्होंने इस मानव के अंदर पाई जाने वाली मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की क्या की थी, खोज की थी। तो पहला ही ऑप्शन हमें दे रखा है। क्लियर, तो आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं 180 क्वेश्चन, 181 अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, जिसमें हमसे पूछा है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियस ट्रिपेनोसोमिएसिस रोग की वाहक होती है भाई। ट्रिपेनोसोमिएसिस रोग की वाहक होती है। ऐसे कौन है भाई हमारे शरीर के अंदर, ट्रिपेनोसोमियस रोग की वाहक कौन होती है, ऐसा हमसे पूछा गया। तो भाई इसके चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। क्या लाउस दे रखा है, सैंड मक्खी दे रखी है, सीसी मक्खी दे रखी है, और फायर फ्लाई भी हमें इसके अंदर दे रखा है। तो ऐसी कौन सी मक्खी है जो ट्रिपेनोसोमियस रोग के अंदर होती है भाई। ये एक ऐसी बीमारी है भाई, ट्रिपेनोसोमियसिस बीमारी को हम कहते हैं ना, ये एक ऐसी बीमारी है कि इस रोग में व्यक्ति को नींद भी आती है और बुखार भी आता है भाई। नींद के साथ बुखार आती है, निद्रा रोग भी हम इसको कहते हैं, नींद के साथ बुखार हमें देखने को मिलता है इस बीमारी में, ट्रिपेनोसोमियसिस बीमारी के अंदर। और ये जो है ना, जो होती है ना, वो होती है हमारी किसके द्वारा, जिसे हम बोलते हैं सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई, जिसे ही हम सीसी मक्खी भी कहते हैं, सीसी मक्खी भी
कहते हैं, सीसी मक्खी। ठीक है, ये इसी का नाम है, सैंड फ्लाई, इसके द्वारा ये होती है सैंड फ्लाई, सीसी मक्खी भी जिसको बोला जाता है। और इसका जो परजीवी है ना, वो है हमारा लेशमानिया डोनावानी का वाहक होता है, और इस रोग में तेज बुखार आता है, और शरीर कैसा पड़ जाता है भाई, काला पड़ जाता है, काला शरीर इसके अंदर हो जाता है। तो ये बीमारी हमारी ट्रिपेनोसोमियासिस कहलाती है भाई। तो ये होती है हमारी किसके द्वारा भाई, इसमें दोनों ही ऑप्शन हमें दे रखे हैं, सैंड फ्लाई भी दे रखा है, सीसी मक्खी। चलो, हमारा जवाब हो जाएगा इसका क्या, सीसी मक्खी। क्लियर बात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो काला अजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है। तो भाई इतनी जो बीमारी अभी हमने पढ़ी पिछले क्वेश्चन में भी था, जो प्रोटोजोआ से होने वाली हमारे पास बीमारियां थी। तो अगला क्वेश्चन हमसे यही पूछा है कि कालाजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है हमारा, लेशमानिया डोनावेनी। भाई नाम याद रख लेना, लेशमानिया डोनावेनी। तो आंसर हमारा 182 का क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है हमें मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा जिसका नाम है कुनैन, निष्कासित होती है भाई। तो मलेरिया की बीमारी में हमें जो दवा दी जाती है ना, वो कुनैन दी जाती है, जो कि एक पेड़ से प्राप्त होती है, पेड़ की छाल है भाई। ये क्या है, एक पेड़ की छाल है, जिस पेड़ का नाम है सिनकोना। सिनकोना पेड़ की, सिनकोना पेड़ की क्या है जो भाई, छाल। उससे ये दवाई क्या की जाती है भाई, तैयार की जाती है, सिनकोना पेड़ से। ठीक है, की छाल से दवाई प्राप्त होती है, और जिसका उपयोग काय के लिए किया जाता है भाई, मलेरिया के रोग के लिए किया जाता है। उस रोग, मलेरिया, उस बीमारी में इसका क्या किया जाता है भाई, रोग। अब मलेरिया भी जो है ना, वो मलेरिया भी हमारे पास बहुत अलग अलग प्रकार के हैं। मलेरिया फैल्सीफेरम है, मलेरिया बाइवैक्स है, अलग अलग प्रकार के मलेरिया रोग होते हैं। तो इसमें हमारा जो फैल्सीफेरम है ना, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है मलेरिया, जिसे माइंड का बुखार भी कहते हैं, जिसके अंदर ब्रेन जो होता है ना, वो ब्रेन डैमेज होने की संभावना इसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा कि मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा किससे निष्कासित होती है। तो भाई याद रखना है, सिनकोना के पौधे से छाल से प्राप्त की जाती है। लिया। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है भाई, प्लाज्मोडियम किस पर हमला करता है भाई, ऐसा हमसे पूछा है भाई। ऐसा हमारी कौन सी कोशिकाएं दे रखी हैं, उनके ऊपर ये क्या करता है भाई, हमला करता है। तो प्लाज्मोडियम क्या है भाई, ये वही प्लाज्मोडियम है जिसकी वजह से हमें मलेरिया फैल रहा है। हमने बोला था कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, और मच्छर के अंदर एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है क्या, प्लाज्मोडियम, वो पाया जाता है। मच्छर उसको जैसे ही हमें काटता है, तो उस प्लाज्मोडियम को रक्त के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर भेज देता है। फिर इस प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, शुरू होता है। तो ऐसा हमला जो सबसे पहले मनुष्य ने, जैसे ही मच्छर ने जैसे ही मनुष्य को काटा, तो वो ब्लड के अंदर पहुंचा, ब्लड के द्वारा होते हुए फिर वो पहुंच जाता है हमारी किस, यकृत कोशिकाओं पर, और ये यकृत कोशिकाओं पर सबसे पहले अटैक करता है। कौन, ये प्लाज्मोडियम, जिसे हम मलेरिया कह रहे हैं। क्लियर बात, याद रखना भाई। अगला क्वेश्चन 185। 185 में हमसे पूछा कि निम्न में से कौन सा वाहक तथा रोग का सही जोड़ी है। निम्न में से कौन सा वाहक तथा रोग का जोड़ा सही है, जो हमसे पूछा गया है। जिसमें हमसे दे रखा है क्यूलेक्स दे रखा है, जिसे हम फाइलेरिसिस कहते हैं, गृह मक्खी जिसे पीत ज्वर कहते हैं, सैंड फ्लाई फ्लैग है, पैरामीशियम अमीबियसिस जो हमें दे रखा है भाई। तो ऐसा ऑप्शन हमें बताना है कि कौन से नंबर का हमें दे रखा है। तो ए नंबर की यदि हम बात करें, जिसमें हमें दे रखा है क्यूलेक्स फाइलेरियसिस दे रखा है, गृह मक्खी जो है ना वो हैजा होता है, और सैंड फ्लाई जो कालाजार होता है। तो ये हमारे अलग हैं, ये सब अलग है। ये मैचिंग हमें दे रखी है, क्यूलेक्स जिसे हम फाइलेरियसिस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई, हाइड्रा क्या है। जवाब है आपका मृतीप जीवी है, शाक भक्षी है, या कीट भक्षी है, या फिर सम भक्षी है। ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। सबसे पहला दे रखा है मृतोपजीवी या मांस भक्षी, जिसको हम कहेंगे कार्निवोरस, सॉरी मांस भक्षी बोला जाता है, मांस भक्षी। इसकी जगह पे हम लिखेंगे कार्निवोरस, यानी मांस भक्षी, मांस भक्षी ये है कार्निवोरस। तो हाइड्रा हमारा कैसा, किस प्रकार का जंतु होता है भाई, कार्निवोरस
होता है। डी नंबर हमारा इस ऑप्शन का जाएगा, मांसभक्षी जिसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन 187 की बात करें तो हमसे पूछा है कि किस जंतु में तंत्र का तंत्र तो होता है परंतु ब्रेन नहीं होता। ऐसा क्वेश्चन भी हम पिछली क्लास में, हम पिछली जो सीरीज चल रही थी हमारी, उसके अंदर भी हम पढ़ चुके हैं। होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है, ऐसे जंतु का हमें नाम बताना है। तो ऐसा हमारे पास अभी हाइड्रा ही है जिसके अंदर हम बात करें तो हाइड्रा हमारा इसका जवाब हो जाएगा कि इस जंतु में तंत्र का तंत्र तो है लेकिन इसके अंदर मस्तिष्क या ब्रेन नहीं होता है। क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं 188। अगला क्वेश्चन जिसमें हमें बताया एलिफेंटेसिस फैलता है भाई। एलिफेंटेसिस रोग जो है ना वो फैलता है भाई। एलिफेंटेसिस रोग का मतलब हम इसको कहते हैं एक तरीके से हाथी पांव रोग। हाथी पांव रोग, इसके अंदर जो एक पैर होता है ना व्यक्ति का, वो पैर का मोटाई या मांस उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है भाई। और ये भी जो फैलता है ना, ये भी मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है भाई। याद रखना है किसके द्वारा फैलने वाली बीमारी है ये, मादा क्यूलेक्स। मादा क्यूलेक्स मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। और इस ये जो रोग है ना वो बाउचेरिया की वजह से होता है। इस रोग का जो वाहक है ना उसे हम कहते हैं क्या, बाउचेरिया। बाउचेरिया, बाउचेरिया इस रोग का क्या होता है, वाहक होता है। तो एलिफेंटेसिस जो बीमारी है वो हमारी फैलती है किसकी वजह से, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा भाई। तो डी ऑप्शन हमें दे रखा है, ये हमारा क्या है, क्यूलेक्स। क्यूलेक्स मच्छर, इससे फैलने वाली बीमारी है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 189 में हमें दे रखा है कि निम्न में से कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु उसके अंदर श्वसन अंग नहीं पाए जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन है कि कौन सा जंतु है जो श्वसन की क्रिया तो करता है लेकिन उसके अंदर श्वसन करने के लिए कोई अंग नहीं पाए जाते हैं। ऐसा कौन सा जंतु है। चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं कि पहला ऑप्शन हमें दे रखा है कॉकरोच, दूसरा दे रखा है मेढक का टेडपोल या लार्वा, तीसरा दे रखा है केंचुआ और चौथा दे रखा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई ऐसा जो जंतु है ना वो हमारे पास है कौन, केंचुआ भाई। तो केंचुआ जो है ना श्वसन करता है लेकिन उसके अंदर श्वसन अंग नहीं होते हैं। क्लियर। हमारा जवाब क्या हो जाएगा इसका, केंचुआ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 190 तिलचट्टे जिसको हम कॉकरोच कहते हैं उसमें श्वसन अंग क्या है भाई। सांस लेने के लिए उसके अंदर क्या पाया जाता है, तो भाई सांस लेने के लिए फेफड़े हैं, क्यूटिकल है या ट्रैकिया है या फिर गिल्स है। गिल्स मछलियों के अंदर पाए जाती हैं, तो फेफड़े तो इसके अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। क्यूटिकल भी नहीं है, ट्रैकिया है भाई इसके अंदर। तो ये बात आपको याद रखना है कि ट्रैकिया के द्वारा हमारा जो तिलचट्टा है, कॉकरोच है, वो क्या करता है भाई, श्वसन करता है। बाकी का मनुष्य है, मेढक है, कुत्ता है, उनके अंदर जो श्वसन होता है ना वो बड़े जो जीव जंतु जिनको हम कहते हैं उनके अंदर फेफड़ों के द्वारा होता है। और मछलियां हमारी जो श्वसन करती हैं ना वो गिल्स के द्वारा या गलफड़ों के द्वारा क्या करती हैं, श्वसन करती हैं। तो जवाब हमारा हो जाएगा तिलचट्टा जो कि एक कीट है। और कीटों के अंदर जो श्वसन अंग होते हैं ना उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया पाई जाती हैं, उनके द्वारा वो क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। अगला दे रखा है फाइलेरिया रोग का संचरण होता है क्या, गृह मक्खी, क्यूलेक्स द्वारा, तिलचट्टा द्वारा या एडेस द्वारा। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप जो देना चाह रहे हो कि अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में ही हमने अभी पढ़ा था कि क्यूलेक्स जो मच्छर है हमारा उसके द्वारा जो फाइलेरिया है, जिसे हम हाथी पांव रोग भी कह रहे थे, बाउचेरिया भी जिसको हम बोल रहे थे, वही बीमारी हमारी फाइलेसिस कहलाती है, फाइलेरिया कहलाती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं भाई। ये बात आपको याद रखना है कि मक्खी के लार्वा को किस नाम से जाना जाता है भाई। तो मक्खी का जो लार्वा होता है ना उसे मैगट कहते हैं भाई, याद रखना है। मच्छी का लार्वा क्या कहलाता है भाई, मैगट कहलाता है। ये बात आपको सभी को याद रखना है। तो मैगट दे रखा है सी नंबर का, तो हमारा जवाब हो जाएगा क्या, मैगट। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कौन सा कीट नहीं है भाई। चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं कि मक्खी कीट है, बिच्छू कीट है, मच्छर कीट है या चोरकोक जिसको हम बोल रहे हैं क्या, चारकोक। ये हमसे पूछा है। तो जिस चारकोक नहीं है भाई यहाँ पर, इस जगह पे हमारा है डी नंबर पे कॉकरोच। कॉकरोच ये ऑप्शन है हमारा इस जगह पर। ये चार ऑप्शन हो गए, मक्खी है, बिच्छू है, मच्छर है और क्या है हमारा, कॉकरोच है। इनमें से हमसे पूछा गया है कि तो कीट कौन नहीं है भाई। तो मक्खी भी कीट है आपका, मच्छर भी कीट है, कॉकरोच भी कीट है, लेकिन बिच्छू आपका यहाँ पे कीट की श्रेणी में नहीं आता है भाई। तो बिच्छू हमारा क्या हो जाएगा इसका जवाब। अगला, घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं भाई।
तो अभी पढ़ा था ये क्वेश्चन भी हमने, घरेलू मक्खी का लार्वा जो हमारा कहलाता है ना वो क्या कहलाता है, मैगट। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है, ऐसा कौन सा उद्योग है, 4 ऑप्शन जो हमें दे रखे हैं जो मधुमक्खी से संबंधित है हमारा, मतलब जो मधुमक्खी का क्या करता है, पालन करता है। तो मधुमक्खी का पालन करने वाला जो है ना वो हमारे पास कहलाता है क्या, एपीकल्चर भाई, एपीकल्चर। एपीकल्चर हम बोलते हैं मधुमक्खी पालन को, फिशिकल्चर मछली पालन को, सेलीकल्चर हमारा कहलाता है क्या, रेशम कीट पालन। और अगला हमें दे रखा है क्या, बागवानी, जो कि हमारा हॉर्टिकल्चर कहलाता है, जिसके अंदर हम फल फूल और सब्जियों का पालन वो उगाते हैं, जिसे हम उद्यान विज्ञान भी कहते हैं, गार्डन साइंस भी जिसको हम बोलते हैं। तो उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है, क्योंकि मधुमक्खी बनाएगी भाई क्या, शहद, शहद। हालांकि मधुमक्खी शहद नहीं बनाती है, मधुमक्खी तो शहद को इकट्ठा करती है। शहद किसका प्रोडक्ट है भाई, ये याद रखना है। उत्पाद किसका है भाई, क्या जंतु उत्पाद है या पादप उत्पाद है। तो ये बात भी आपको याद रखना है कि शहद जो है ना वो पादप उत्पाद है भाई। पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं, जो मकरंद ग्रंथियां जो होती हैं ना उनको मधुमक्खियां जो होती हैं ना वो इकट्ठा करके फूलों से अपने छत्ते में इकट्ठा करती जाती हैं, वो क्या कहलाता है भाई, शहद कहलाता है। क्लियर। तो जंतु उत्पाद नहीं है, शहद हमारा क्या है, पादप उत्पाद है, जो कि हमारा जिसमें मधुमक्खी का पालन पोषण किया जाता है, उस साइंस को हम कहते हैं क्या, एपीकल्चर कहलाता है, मधुमक्खी पालन। क्लियर। तो जवाब हो जाएगा हमारा क्या, एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा सिल्क वर्ग से संबंधित है, सिल्क से कौन सा संबंधित है भाई, ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो 4 ऑप्शनों में हमसे दे रखा है कि सिल्क मतलब हमारा जो रेशम जो बनाया जाता है, रेशम, रेशम का जो निर्माण किया जाता है भाई, रेशम का जो निर्माण किया जाता है ना उसका भी एक कीट है भाई हमारा। और ये कीट जो है ना वो सहतूत के पेड़ पर उगता है, सहतूत उसके पेड़ पर मिलता है। केरल कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है ना उधर हमारा पाया जाता है, जिसका नाम है बॉम्बेक्स मोराई, जो कीट है ना हमारा रेशम कीड़ा जिसको हम बोलते हैं। और रेशम से संबंधित जो हमारा है ना उसे हम कहते हैं क्या, सेरीकल्चर कहलाता है भाई। तो कौन सा सिल्क वर्ग से संबंधित है, तो सेरीकल्चर है। एपीकल्चर पढ़ चुके हैं, फिशिकल्चर हमारा हो चुका है, तो सेरीकल्चर हमारा इसका क्या हो जाएगा भाई, जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खियों में संचरण माध्यम क्या है भाई, मधुमक्खियां कम्युनिकेशन का साधन क्या है भाई। मधुमक्खियां एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं। मधुमक्खी के जो छत्ता होता है ना उसके अंदर 3 तरीके की मधुमक्खियां, रानी हैं, नर है और कुछ श्रमिक हैं। 3 तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। रानी जो अंडे देने का काम करती है, श्रमिक उसके साफ सफाई का काम करता है, और ड्रोन जो है नर उसमें अंडे देने का दिलाने का काम करता है। तो 3 तरीके के उसके अंदर मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। कुछ बाहर से सिर्फ वर्कर रहते हैं जो कि शहद इकट्ठा करते हैं, कहाँ से, फूलों से। तो मधुमक्खियों में जो कम्युनिकेट करने का जो साधन है, अलग अलग दिशा में राउंडेड गति कर रही है, सीधी गति कर रही है, तो वो एक दूसरी मधुमक्खियों को अपनी इन्फॉर्मेशन देने का माध्यम कहलाती है, वो इन्फॉर्मेशन देती है। ऐसा माध्यम क्या है, क्या वो गंध उत्पन्न करती हैं, क्या वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं, या वो नाच करती हैं, या उपरोक्त में से हमें सारे ऑप्शन दे रखे हैं क्या वो सभी करती हैं। तो भाई इनके अंदर, मधुमक्खियों के अंदर हमें देखने को मिलता है भाई डांस, नाच। मधुमक्खियां जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं और दूसरी मधुमक्खी को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हैं तो वो डांस करती हैं, नाचती हैं उनके लिए, उसके माध्यम से ये अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरी मधुमक्खियों को पहुंचाती हैं। क्लियर। और अगला क्वेश्चन है हमारा जिसे हम सीसी मक्खी कह रहे थे, टीसी मक्खी, ठीक है। सीसी मक्खी निम्न में से कौन सा रोग फैलाती है भाई, ये भी हम पढ़ चुके हैं भाई। सीसी मक्खी जो हमारी फैलाती है ना वो हमारी कहलाती है निद्रा रोग, जिसको हमने पढ़ा था, ठीक है ना। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसिस नामक जो प्रोटोजोआ है ना उसकी वजह से ये बीमारी फैल रही थी। तो ये स्लीपिंग सिकनेस हमें दे रखा है, ये बीमारी इस मक्खी से फैलती है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 199, प्लेग किसके द्वारा फैलता है भाई, ये बीमारी हमें दे रखी है, प्लेग की बीमारी भाई। आजकल बहुत सी बीमारियां हैं, इन बीमारियों के हमारे द्वारा क्या बनाए जा चुके हैं, टीके बनाए जाते हैं भाई। तो प्लेग की जो बीमारी है ना वो प्लेग की बीमारी का जो संक्रमण जो होता है ना वो होता है कैसे, चूहों से, चूहों से फैलने वाला है भाई। चूहा इसके क्या होते हैं भाई, वाहक होते हैं, ठीक है। और चूहों पर पाए जाने वाले जो पिस्सू होते हैं ना उनसे ये बीमारी फैलती है, जिसे हम कहते हैं बेसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु से फैलता है प्लेग। यानी प्लेग किससे होने वाली बीमारी है आपकी, एक जीवाणु से होने वाली बीमारी है, याद रखना है।
जीवाणु से होने वाली बीमारी क्या है भाई? आपकी प्लेग, जिसमें हमें दे रखा है कि चूहों के काटने से, उपरोक्त दोनों के काटने से या उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं होता है भाई। तो ये हमारा जवाब चला जाएगा कि चूहों के काटने से ये बीमारी क्या होती है भाई? फैलती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 200 और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जिसने दे रखा है काला आजार रोग निम्न में से किसके काटने से फैलता है। और ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है कि जो प्रोटोजोआ है जिसका भाग जो होती है ना वो हमारी सैंड फ्लाई मक्खी होती है, जिसको हम काला आजार रोग भी कहते हैं भाई। काला आजार रोग अस्थि मज्जा को, जो हमारी जो हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होती है ना, उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो हमारी सैंड फ्लाई, इसका क्या हो जाएगा भाई? हमारा जवाब क्लियर हो जाएगा, सैंड फ्लाई, इसकी वजह से होने वाली बीमारी है। तो भाई इस तरीके से हमने हमारी जो करीबन आज की जो क्लास है, टोटल जो क्लासें अभी तक हमने कंप्लीट की हैं वो 7 क्लास कंप्लीट कर ली हैं भाई। और इन 7 क्लासों के अंदर हमने आपको 200 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा चुके हैं, सॉल्यूशन दिया जा चुका है। तो आगे भी आपकी क्लासें जारी रहेंगी। तो हर क्लास में हमने आपके लिए 50-50 क्वेश्चनों का टारगेट रखा हुआ है कि हर क्लास में आपको 50 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। और आगे आने वाली क्लासों के अंदर यदि हमारा टारगेट यदि इससे बढ़ भी सकता है, हम आपको 100 क्वेश्चनों का टारगेट भी वो 1 घंटे के अंदर दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो क्लास रहेगी वो आपको दी जा रही है, जिसमें हमने सबसे पहले बायोलॉजी के पोर्शन को उठाया है आपके लिए। और आगे आने वाली क्लासों में आपका केमिस्ट्री का भी पोर्शन आपके लिए रहेगा और फिजिक्स की भी क्लासें आपको रहने वाली हैं भाई। इन सभी क्लासों के क्वेश्चन, सब्जेक्टों के क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन उनका प्रोवाइड कराया जाएगा। तो सभी लोग अभी तक जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी भी अपने चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर अदर लोगों को भी इसका क्या पहुंच सके, प्रॉफिट। और पहली बार आपके लिए शहर में यूट्यूब पर, शिवपुरी शहर में यूट्यूब पर आपको क्लासेज फ्री अवेलेबल कराई जा रही हैं। किसकी? साइंस की भाई। तो जनरल साइंस आपको फ्री मिलने वाला है कनावत अकेडमी की इस क्लास पर, यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी लोग अगेन, जिन लोगों ने यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब। और बाकी की आपको सारी क्लासों की जो PDF है, प्रीवियस क्लास की जो लिंक है, चैनल का जो प्लेलिस्ट बनाई जा चुकी है, उस प्लेलिस्ट की यदि आपको जानकारी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनकी सारी जानकारी मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी PDF भी क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर बात? तो ये थी आज की अपनी क्लास, और अगली क्लास में अगले 50 क्वेश्चनों के साथ हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।